ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है, और इसलिए मैं इस तारीखी याकत बात में आई हूँ। ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में सुला दिया, मत समझो हमने रुला दिया। It is against our religion to kill women. रुला दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज आलमे इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नवी बरसी थी, और इस बरसी के मौका पे लाड़काना में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसमें के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कुछ अहम ऐलानात किए। ये जो आज बरसी थी, इस बरसी पे हम ये भी तवक्को कर रहे थे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कोई अहम ऐलानात किए जाएंगे। तो वो अहम ऐलानात क्या है, सबसे पहले सुनिए कि आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा। बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। अब इलेक्शन में, अभी इस वक्त इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह नहीं छोड़ेंगे, और लाड़काना से बिलावल और नवाब शाह से आसिफ जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में जाने का ऐलान कर दिया है। बिलावल साहब ने क्या ऐलान किया, जरा वो भी सुन लें। हमने सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। मैं अपनी 4 डिमांड्स मनवाने के लिए पूरा पाकिस्तान का दौरा करूंगा। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो मुकदमा कत्ल है वो कहां पे खड़ा है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिसका कि ज्यादा जिक्र नहीं हुआ आज जो लाड़काना में जलसा हुआ। तो इसके अलावा भी कुछ अहम सवालात हैं कि क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगी, या ये जो आज पीपल्स पार्टी ने तहरीक चलाने का ऐलान किया है ये उसका एक नया इंतखाबी नारा है। इन इशूज पे हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है जनाब तलाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कॉलमिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, राइटर हैं जनाब जाहिद हुसैन साहब। और गढ़ी खुदा बख्श में हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं जनाब नदीम अफजल चंद साहब। वो इस वक्त पार्टी का इजलास छोड़ के कुछ देर के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इससे पहले चंद साहब कि मैं आपकी तरफ आऊं, पहले मैं तलाल चौधरी साहब से पूछना चाहूंगा। तलाल साहब, ये बताइए कि जरदारी साहब कह रहे हैं मुगल बादशाह को नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने पार्लियामेंट में आने का ऐलान भी कर दिया है, तो आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो हमने वेलकम किया है कि वो पार्लियामेंट में तशरीफ लाएं और जो मुंतखब होगा वो आ सकता है, लेकिन इनके आने ऐलान जो उन्होंने किया है, आज उन्होंने अदम एतमाद किया बिलावल पे, और ये बताया है लोगों को कि बिलावल को 2-3 दफा लॉन्च करने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो सके, और इसीलिए जरदारी साहब ने दोबारा अमली और पार्लिमानी सियासत में कदम रखा है, क्योंकि उनका ख्याल है कि शायद उनके बगैर ये नहीं चल सकेगा। तो सबसे पहले तो ये नजर आ रहा है कि वो जो बिलावल को लॉन्च किया था वो नहीं चल सका। बाकी पार्लियामेंट के अंदर आए, वो अच्छी हुकूमत नहीं कर सके थे 2008 से 2013 के दरमियान, शायद अच्छी अपोजिशन कर लें, लेकिन हम समझते हैं कि तनकीद के साथ वो तारीफ भी करेंगे, और कौमी मामलात में जहां पर जरूरी होती है, हमारी जात के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, कौमी मामलात में वो CPEC है, दहशतगर्दी की जंग है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल है, वहां पर वो हमसे तावन भी करेंगे। अच्छा, अब नदीम अफजल चंद साहब से बात करते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, क्या ये तलाल चौधरी साहब का कहना दुरुस्त है कि जरदारी साहब का पार्लियामेंट में आने का ऐलान दरअसल बिलावल पर अदम एतमाद का इजहार है? देखिए, सबसे पहले तो ये खुश थे कि जरदारी साहब आज स्पीच करेंगे, तो शायद वो इनके लिए कोई अच्छा ऐलान होगा, लेकिन ये शहजादा सलीम और मुगल आजम की हिस्ट्री जरा पढ़ लें कि उनकी क्या थी। और बाकी रहेगी बात, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ही है इस पार्टी के, वो तो को चेयरमैन है,
और चेयरमैन बिलावल ने ये तंजीमें भी बनाई हैं जितनी बनाई हैं, और चेयरमैन बिलावल ही जो फैसले करेंगे वही फैसले होंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब का एक रोल जो है वो को चेयरमैन का और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इस मुल्क में तजर्बाकार सियासतदान का जो विजनरी, जो उन्होंने आज पॉइंट आउट की है चीजें, ईरान गैस पाइपलाइन या टेररिज्म के ऊपर या बैंकिंग के ऊपर, इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर, ये CPEC के ऊपर, ये सारी चीजें, ये वो इश्यूज है जो उन्होंने अपने हाथों से किए, जो एक विजन देकर गए। और फिर उन्होंने कहा कि आपने मेरी जमहूरियत खराब की। हमने आज भी जमहूरियत को ओन किया है, हमने आज भी, और इनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने इनको एक और मौका दिया है कि जमहूरियत के अंदर आ जाए और जमहूरी अपना रवैया जमहूरी करें, शहजादा सलीम और मुगल आजम वाली सोच छोड़ें। और आज इनके लिए बड़ा मायूसी का दिन था। इनका शायद ये था कि आसिफ अली जरदारी साहब आज तकरीर करेंगे, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मैं तेरे साथ हूँ। इनको ये सुन रहे थे, ये सुनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने सुना कि जो बिलावल साहब ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च, धरने, तहरीक, स्ट्रीट में जाएंगे, गली में जाएंगे, और वही उन्होंने भी कहा कि हम अब शहजादा सलीम और मुगल आजम का बदौर वो सेम पिच पे थे, कोई ऐसी बात नहीं। और बाकी बाप बेटा अगर देखें, मियां शरीफ का रोल रहा है सियासत में, तो मियां साहब भी पता है आर्मी चीफ लगवाने तक के मशवरे देते थे। तो आसिफ अली जरदारी तो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उस पर इनको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये हमारा पार्टी का इंटरनल मसला है, ये इनका मसला नहीं है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ का मौका हम शामिल करते हैं। हमारे साथ नईमुल हक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। नईम साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद हुसैन साहब, आपका क्या ये रिएक्शन है जो बिलावल साहब और जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में आने का ऐलान किया है? देखिए, जहां तक बिलावल की बात थी वो तो पहले से मालूम थी कि उनको पार्लियामेंट में लाना है। मेरे ख्याल उसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी, लेकिन ये जरूर है कि जो जरदारी साहब ने जो ऐलान किया है कि वो भी पार्लियामेंट में जाएंगे, तो वो मेरे ख्याल इनके खुद भी जो सपोर्टर्स थे या जो उनके सरकर्दा अरकान थे पार्टी के, उनको भी जो है मालूम नहीं था, क्योंकि ये बात पहले सामने नहीं आई थी। ये खासी अचंभे की बात है। तो इसका क्या मकसद है? एक तो मेरे ख्याल ये कि बात बहुत साफ है कि जरदारी साहब के मुतालिक जो ये कहा जा रहा था कि जो है वो मुल्क से चले गए, वो अपने आप को एक पॉलिटिकल सेंटर स्टेज पर दोबारा लाना चाहते हैं, और उसके जरिए जो है वो समझते हैं कि शायद उनकी मौजूदगी से जो है वो जो 2018 या उससे अगर पहले इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो है उनको उनकी मौजूदगी से उसको फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उसके साथ एक और मसला भी आता है कि अगर जरदारी साहब पार्लियामेंट में आते हैं तो ठीक है, एक लिहाज से हाई प्रोफाइल तो उनकी मौजूदगी होगी, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि उसके असरात बहुत ज्यादा पड़ेंगे इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के लिए। अच्छा, अब नदीम अफजल चंद साहब ये बताएं कि अब ऑपोजिशन लीडर कौन होगा कौमी असम्बली में? खुर्शीद शाह होंगे या बिलावल होंगे? नहीं, ये अभी कबल वक्त बात है, और ये पार्टी अभी CC की मीटिंग हो रही है, इस वक्त मीटिंग जारी है, और ये मेरे ख्याल इलेक्शन के बाद फैसला होगा। ये कोई अभी मेरे ख्याल अभी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा, अब इसमें तलाल साहब ये बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब डॉक्टर आसिम को रिलीज करके तो पीपल्स पार्टी के साथ को डील करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, एक तो कोई ऐसी चीज हमारे पास ना देने के लिए है, और ना हम समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी में है कि हम कोई ऐसा गैर कानूनी या कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइज करें, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्रोमाइज, जैसा कि पुराने अदवार में होते रहे। और हमने देखा कराची की सूरत हाल क्या है और कैसा वहां बदमनी रही, क्योंकि वहां भी इस तरह के कॉम्प्रोमाइज होते रहे। एक तो उसका फैसला अदालत करेगी, जो भी उनका मुस्तकबिल होगा। दूसरी बात, देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि हम आएंगे तो पता नहीं क्या फर्क आ जाएगा। जब जरदारी साहब वापस आएंगे तो लोगों को पुराना दौर भी याद आएगा, वो लोड शेडिंग के 20-20 घंटे याद आएंगे, वो उसके बाद दहशतगर्दी की सूरत हाल क्या थी, उस वक्त बैड गवर्नेंस के वो जो बेशुमार हाजियों से लेकर दूसरे स्कैंडल, वो भी चीजें बड़ी साथ लेकर आएंगे। ये बैगेज है इनका। 18वीं तरमीम याद नहीं आएगी जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को तीसरी दफा वजीर आजम बनने पर पाबंदी खत्म की गई? मैंने आपसे हामिद मीर साहब कहा है कि अभी भी जो कौमी मामलात हैं, मैंने नहीं कहा कि भी CPEC पे हमने सब अपोजिशन की मदद ली, क्योंकि ये कौमी मामला है। इसी तरह 21वीं 22वीं तरमीम पर ली, इसी तरह हमने भी फिर 18वीं तरमीम पर दी। और 18वीं तरमीम सिर्फ अब ये ना समझे कि हमने ही सिर्फ कुछ लिया है, हमने कॉम्प्रोमाइज सारी। जी चंद साहब, देखिए, दो चीजें। एक तो तलाल भाई, इनके लोग कह रहे थे, इनकी गालबन बयान था कि आसिफ अली जरदारी ट्रांजिट पे आए हैं, तो जब इलेक्शन लड़ने का ऐलान हो गया तो ट्रांजिट को पता चल गया कि इनका ट्रांजिट शुरू होने वाला है। दूसरा, ये जो कहते हैं ना कि लोगों को हमारे दौर में 8 रुपए बिजली थी, अब 16 रुपए लोगों को ये भी याद आएगा।
लोगों को महंगाई कंप्रोमाइज, जिस तरह मुशर्रफ को उन्होंने भेजा है ये कंप्रोमाइज होता है। जिस तरह कियानी के साथ कंप्रोमाइज करके इफ्तिखार चौधरी को सदर बनाने का वादा करके, और ये कंप्रोमाइजेज होते हैं। कंप्रोमाइजेज इस हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने किए हैं, आपको भी पता है। और इस मुल्क में जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं हुई। कंप्रोमाइजेज तो तलाल भाई के साथ मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। कंप्रोमाइजेज भी अगर आप ज़ियाउल हक से लेके आज तक गिनेंगे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके ही बैंक ज्यादा होगा कंप्रोमाइजेज का। रहेगी बात हमारा कंप्रोमाइज करना होता तो ना हम शहीद भुट्टो से लेकर और आज इस बीबी का हम मना रहे हैं बरसी, अगर कंप्रोमाइज करना होता तो वो इस मुल्क में ना आती या 18 अक्टूबर के बाद वापस चली जाती। अच्छा, कंप्रोमाइज तो फिर चंद साहब, नूर पैलेस भी कंप्रोमाइज का एक चंद साहब बिलावल साहब की तकरीर में यह भी जिक्र हुआ, बीबी के इंतकाम का जिक्र भी हुआ। बहुत से लोग आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी हुकूमत 5 साल तक मरकज में इक्तदार में थी और 2008 से सिंध में इक्तदार में है, तो आपके दौरे इक्तदार में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो मुकदमा कत्ल है वो अपने अंजाम को क्यों नहीं पहुंचा? हामद मीर साहब, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप फायर खा चुके हैं, आप बेहतर समझते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिल और वो सोच जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, इस मुल्क में कोई इतना तकड़ा है कि उनका एहतसाब कर सके उस सोच का या उन कुब्तों का? कोई नहीं कर सकता। और ये तो मुशर्रफ को इन्होंने दिन दिहाड़े जाने की इजाजत दे दी, वो निकले अपने शक शहजाद से और इनका आइन, इनका शारा दस्तूर पे इनका वो किधर गया इनका वो मैनिफेस्टो, वो गाड़ी को नहीं, इनका मैनिफेस्टो तो गाड़ी को मोड़ के अदालत तक नहीं ला सका। जमहूरियत तो इतनी मजबूत है इस मुल्क में, आप छोड़े वो। अच्छा जाहिर साहब, एक लाइन कह लूं जी, देखिए खुद ही कॉम्प्रोमाइज मान रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया, हमने जरदारी साहब को गॉड ऑफ ऑनर दे के भी किया। देखिए ये इन्होंने कॉम्प्रोमाइज ना होते तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग, पाकिस्तान में अमन, या कराची में आपकी बात में नहीं बोला, और ये जो कराची का अमन और दूसरी और गवर्नेंस जो 2008 से 2013 के दरमियान थी, गाली जमहूरियत को पड़नी शुरू हो गई थी कि लोग समझते थे कि इस तरह की जमहूरियत क्या करनी है जिसमें किसी गरीब आदमी का ना उसमें रोजगार हो, ना उसके घर लाइट जले, ना उसको अमन मिले। तो मेरा ख्याल है कि हमने चीजों को बेहतर किया। अच्छा, मैं जरा तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। आरिफ अलवी साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब, ये जो आज लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ और तहरीक का ऐलान हुआ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? तहरीक इंसाफ जो है क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक चलाने के लिए तैयार है या दोनों अलग-अलग तहरीक चलाएंगे? जो मैंने अब तक सुना है, जो रिपोर्ट सुनी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन्होंने कोई तारीख भी दी है चलाने के एतबार से। हाँ। ये तो पिछली मता रमजान में इन्होंने कहा था कि ईद पर शुरू करेंगे, फिर बकरीद पर, फिर कहा कि बकरीद पर शुरू करेंगे, फिर उसके बाद 27 दिसंबर दिया, और फिर इन्होंने अभी कोई ऐलान भी नहीं किया तारीख का। और इस एतबार से मेरा ख्याल से आज के जलसे के हवाले से मेरा ओपिनियन ये है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। हम तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी बोल्ड स्टैंड लेगी पनामा पर भी, तो कोई ऐसा बोल्ड स्टैंड इमर्ज नहीं हुआ वहां से। अच्छा, आपका ख्याल है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा? हाँ, मेरा ख्याल ये है कि जो तक अब मैंने सुना है, क्योंकि इन्होंने ऐलान भी किया कि बहुत बड़ा ऐलान हो रहा है, बहुत बड़ा ऐलान हो रहा है। अलबत्ता ये बात अच्छी है कि इन्होंने ये जरूर कहा कि जरदारी साहब असेंबली में आना चाहते हैं। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी का राइट है कि असेंबली में आए, और बिलावल साहब भी आना चाहते हैं, और पीपल्स पार्टी के 2 चेयरमैन और को चेयरमैन है, तो असेंबली में आना ये अच्छा स्टैंड है, ये अच्छी बात है। अच्छा, मगर ये कोई नदीम अफजल चंद साहब, इस पे क्या तबसरा करेंगे? आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, आपने तहरीक चलाने का ऐलान तो किया लेकिन कोई तारीख नहीं दी। खोदा पहाड़ निकला चूहा ये ऐसे ही है कि जैसे अंपायर की उंगली से लेकर और सारा सफर था ना कि इतने बंदे लाएं और टॉपल कर लें। देखिए, हम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, और हमने तहरीक आप इसी महीने देखेंगे कि हम आपको ओकाड़ा में भी जलसा, जुलूस, रैलियां, अभी सीसी की मीटिंग हो रही है, तरीकाकार वहां डिस्कस हो रहा है। राइट इसी टाइम यहाँ यही चीजें डिस्कस हो रही है जो आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि ये हम एक मशावरत से करते हैं ताकि कल को हमें अपना फैसला वापस ना लेना पड़े। अच्छा, और हमें चेयर प्रिंसिपली डिसाइड हो चुका है कि हमने इस गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है। पनामा नंबर 1 इशू है, दहशतगर्दी नंबर 1 इशू है, अच्छा, पैक नंबर 1 इशू है, छोटे सूबे बलोचिस्तान और जस्टिस फैज कमीशन रिपोर्ट नंबर 1 इशू है, वो कला का कत्ल, उन लेफ्ट के मॉडरेट लोगों की सोच, उनकी जबान बंद करना बलोचिस्तान में। अमन मीर साहब, आप तो इसके दाई हैं, ये सबसे बड़ा इशू इस मुल्क का। अच्छा आरिफ अलवी साहब, अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम तारीख का ऐलान जो है वो आप और दीगर ऑपोजिशन जमातों से मशवरे के बाद करेंगे,
तो उस पर फिर आप नजरसानी करेंगे? आपके लिए इनका मौकफ काबिल कबूल है? नहीं, मैं समझता हूँ कि चंद साहब जितनी जज्बात के साथ ये बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और पीपल्स पार्टी अगर इस एक्शन पर आती है तो यकीनन हम वेलकम करते हैं कि पनामा के ऊपर देखो बहुत बड़ा इशू है, 2 इश्यूज है पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े, यकीनन दहशतगर्दी इशू है, सूबों के राइट्स इशू है, मगर 2 इशू है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के एतबार से कि जो धांधली होती है उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी कहती है धांधली होती है, और पनामा के एतबार से करप्शन पर हम इनके साथ चले और TOR पर हम इनके साथ चलते रहे। बावजूद इन्होंने कुछ अपना प्लान थोड़ा सा चेंज किया है, और अगर ये निकलते हैं सड़कों पर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इशू सही है, करप्शन का खात्मा करना है, और अगर पीपल्स पार्टी उसमें साथ चलने की नियत करती है तो जरूर चले। मेरे ख्याल से मूवमेंट जरूरी है। पीपल्स पार्टी अगर नहीं करेगी, ये मूवमेंट नहीं चलाएगी, तो मेरे ख्याल से उसकी अपनी अपील लोगों के अंदर कम होती जाएगी। ये भी जानते हैं, चंद साहब भी जानते हैं, मैं इनके ऐसी बात कोई नहीं कर रहा कि जो ये ना समझते हो, और इनकी ख्वाहिश जो पंजाब के लोग हैं वो महसूस करते हैं इस बात को कि पीपल्स पार्टी एक रियल ऑपोजिशन के तौर पर उसको बढ़ना चाहिए, जो कि अब तक वो कुछ अंडरस्टैंडिंग की वजह से या कुछ डिलेज की वजह से या फैसला ताखीर से करने के एतबार से या सोच विचार में ज्यादा टाइम लगाने के एतबार से वो अभी तक सड़कों पर आई नहीं है। मैं वेलकम करूंगा अगर ये सड़कों पर आए। अच्छा, जाहिद हुसैन साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये PTI और पीपल्स पार्टी मिलकर सड़कों पे आ सकते हैं? मेरे ख्याल इसकी उम्मीद नहीं है। देखिए, दोनों बात है, देखिए दोनों की जो है स्ट्रेटजी में बहुत फर्क है। हालांकि ठीक है, दोनों ये इस वक्त जो है एक लिहाज से इत्तफाक है कि हुकूमत पे दबाव डाला जाए या पनामा के मसले पे जो है उसको जो हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी का शुरू से जो मौक़िफ़ रहा है वो ये था कि वो सड़कों पे अभी आने के लिए तैयार नहीं है, और उसकी वजह भी हमें सबको मालूम है कि जो है एक चीज़ है कि उसमें पीपल्स पार्टी के पास वो जो है अभी स्ट्रीट पावर नहीं है, क्योंकि अगर सिंध में निकालते हैं तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। असल जो है अगर फ़र्ज़ कीजिए हुकूमत को दबाव लाना है और वाकई जो है उस पब्लिक प्रेशर के जरिए करना है तो वो पंजाब के अंदर ही मुमकिन हो सकता है। और मेरा ख्याल ये है कि फिलहाल पीपल्स पार्टी को भी पता है कि अपनी रीऑर्गेनाइजेशन की जो है एक सूरत हाल से जा रहे हैं, तो उस वक्त तो वो कभी एक कन्फ्रंटेशन लेने की मेरा ख्याल ये है कि उनके कभी भी नजर नहीं आई, जिसवाय इसके कि बिलावल की कुछ तकारीर ऐसी मौजूद हैं जिसमें क्या दमादम मस्कलंदर होगा, लेकिन मेरा ख्याल ये कभी भी पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा था कि वो जो है हुकूमत के साथ कन्फ्रंटेशन लेंगे। 2 अलग अलग फर्क होता है कि एक तो हुकूमत पर दबाव, ठीक है, एक जमहूरी तर्ज एक हकीकत है जिसपे सबको करना चाहिए, लेकिन ये बात तो मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी के एजेंडे में कभी थी नहीं कि जो है कोई कन्फ्रंटेशन की ऐसी सूरत लाई जाए जहां पे हुकूमत को जो है जहां सड़क की या सड़कों की ताकत के जरिए जो है उसको मजबूर किया जाए। पीपल्स देखिए, लेकिन ये भी बड़ी बात होगी कि अगर फर्ज कीजिए एक बात पे अगर PTI और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक है कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसमें ज्वाइंटली उठाया जा सकता है तो उसकी नौयत शायद मुख्तलिफ बन के आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि PTI और पीपल्स पार्टी के अंदर कोई बहुत ज्यादा जो है कोई एक लिहाज से जिसको कहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आगे जदोजहद मुझे नहीं लगता है कि हो सकती है। जी, अब मेरे साथ तलाल चौधरी साहब बैठे हैं, लेकिन इसका जवाब तो चंद साहब आपको देना है कि आप देखिए 2 चीजें जो है ना, एक बड़ा मैं आरफ अलवी साहब यकीनन उन लोगों में से नहीं है, एक लोग है में जो मैं समझता हूँ कि जो नून लीग के प्लांटेड है और कुछ जनरल शुजा पाशा के माइंड सेट के प्लांटेड है। अच्छा। वो लोग कभी भी पीपल्स पार्टी को और PTI को एक पिच पे नहीं आने देंगे, वो क्योंकि चाहते हैं कि ये हुकूमत चले तो इस हुकूमत को कोई टफ टाइम ना दिया जा सके। तो जब भी पीपल्स पार्टी और PTI करीब आने के करीब होते हैं तो वो कोई ऐसी बात कर देते हैं जो नून लीग से तवज्जो हट के हमारे अपने इख्तलाफ की तरफ चली जाती है। तो एक तो ये बात, दूसरा जायद साहब ने जो कहा है, देखिए हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जमहूरियत डिरेल हो, लेकिन जब हम समझेंगे कि जमहूरी रवैयों में आमराना बदबू खुशबू आएगी हमें, तो फिर हम उस ऐसी जमहूरियत के खिलाफ भी खड़े होने के लिए तैयार है जिसमें हमें आमरीयत की बू नजर आएगी। अच्छा, तलाल चौधरी साहब, अगर ये इकट्ठी हो जाती हैं दोनों पार्टियां, तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी, और सड़कों पे आ जाते हैं, फिर क्या होगा? देखिए, एक तो दोनों के दरमियान रेस है कि अपोजिशन में आगे कौन निकलता है, यानी इन्हें भी पता है कि इनके हालातों वाकयात, इनकी कारकर्दगी और अवाम किस तरफ जा रहे हैं कि हुकूमत तो 2023 में 18 में भी बनती नजर नहीं आती, ये अब रेस लगा रहे हैं कि अपोजिशन में कौन है। और किसी वक्त देखिएगा कभी कभी चाचा भतीजा इकट्ठे भी हो जाया करेंगे, क्योंकि नून लीग का अकेले अकेले मुकाबला नहीं हो सकता। आप वो याद करें चाचा, वो देखे ना 36 जिलों में इंतखाब हुआ, दोनों जमातों के पास ना एक जिला है ना एक शहर है,
अब मुझे ये बताइए कि ख्वाहिशात इनकी हैं पाकिस्तान में हुक्मरानी करने की। नहीं, लेकिन वो एक सूबे की बात करें ना। मैं अभी देखे ना, एक एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूं। इससे पहले मैं कश्मीर की दे सकता हूं, इससे पहले मैं गिलगित की दे सकता हूं, इससे पहले मैं बाकी बाई इलेक्शंस की दे सकता हूं। तो जनाब गुजारिश ये है कि ये अपोजिशन लीडर बनने के लिए और अपोजिशन की बड़ी जमात बनने के लिए दोनों में रेस है, और अगर ये दोनों भी इकट्ठे हों तो हम मुकाबले को तैयार हैं, क्योंकि 2018 का इलेक्शन भी अल्लाह की मेहरबानी से कारकर्दगी की बुनियाद पर अकेले हम नून लीग लड़ेगी, नवाज शरीफ की सरकारी में लड़ेगी। जी चांद साहब, जी चांद साहब। भाई तलाल चौधरी साहब से पूछिए, यकीनन उस वक्त ये भी नून लीग में नहीं थे कि 2001 में कितनी लोकल पार्टी सीटें नून लीग के पास थी, 2005 में कितनी लोकल पार्टी सीटें नून का पंजाब में सफाया हो गया था, कोई बंदे ही नहीं था इनके पास। उस वक्त काफ लीग और मुशर्रफ लीग नजर आती थी, और इनमें से ठीक है बहुत सारे लोग डेपुटेशन पे आज नून लीग में आ गए, लेकिन मेरा मौकफ यह है कि वो आज भी नून लीग नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट है। वो फिर जब कोई मुश्किल वक्त अल्लाह ना करे सियासी लोगों पे आए, उस तरह जिस तरह बेगम कलसूम नवाज ने देखा था, और फिर उनकी गाड़ी जिस तरह क्रेनों से उठाएगी, तो नीचे कोई बंदा नहीं था उस वक्त, सब काफ लीग थी। अच्छा, तो ये चीजें आती रहती हैं, चले, लेकिन लोकल पार्टी को पैरामीटर नहीं होते। लेकिन काफ लीग के बहुत से लीडर तो अब आपकी पार्टी में भी आ गए हैं, बल्कि अब तो काफ लीग, जिसको कातिल लीग कहा गया था, उसके साथ आप अलायंस भी करना चाहते हैं। बस ये हमने चंद गलतियां की इस मुल्क में जमहूरियत बचाने के लिए। इस मुल्क में हमने कोशिश की कि इदारों को ना लड़ने दिया जाए, हमने कोशिश की, हमने ठीक है ये सियासी, हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, और इसका नुकसान भी पीपल्स पार्टी ने उठाया, यकीनन हमने उसका नुकसान भी उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब और डॉक्टर आरिफ साहब। हमने एक वक्फा लेना है जी, वक्फे के बाद हम ये भी बात करेंगे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पे बड़े बड़े ऐलानात तो हो गए, लेकिन उनका मुकदमा कत्ल कहां पर खड़ा है, और अब इस वक्त मरकज में जो पार्टी हुक्मरान है, क्या उसकी भी कोई जिम्मेदारी है कि इस मुकदमा कत्ल को इसके अंजाम तक पहुंचाए। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। ये तो हमने बात कर ली कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब कौमी असम्बली में क्यों आ रहे हैं। अगर वो आएंगे तो फिर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब होंगे या बिलावल साहब होंगे, और अगर पीपल्स पार्टी ने तहरीक चलाई तो वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चला सकेगी या नहीं चला सकेगी। लेकिन आज 27 दिसंबर है, और 27 दिसंबर 2008 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यहां से चंद किलोमीटर दूर लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद कर दी गई थी। उनका जो मुकदमा कत्ल है वो कहां पर खड़ा है, और पीपल्स पार्टी खुद भी 5 साल तक इक्तदार में रही, तो ये मुकदमा कत्ल जो है क्या ये डेड होने वाला है। अब जनवरी 2017 में इसकी हियरिंग दोबारा शुरू होने वाली, तो क्या होगा इस पे जाहिद साहब आपकी क्या टेक है कि ये किधर जाएगा ये सारा। देखिए बात यह है कि कोई हुकूमत जो है इस पे संजीदा नहीं है कि इस मुकदमे को जो है नतीजे तक पहुंचाया जा सके। पीपल्स पार्टी की जो आपने पहले बात की 5 साल तक हुकूमत थी, अगर वो चाहते तो इसको एक्सपेडाइट कर सकते थे, और मैं समझता हूं कि कोई इस पे वो बहाना नहीं चलता है कि जो है आप फलाना चीज थी और फलाना चीज नहीं थी। मसला ये था कि जो है जब आपके लॉ मिनिस्टर भी थे, आपके जो है वो अटॉर्नी जनरल भी थे, और ये तमाम लोग आपकी हुकूमत में थे, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता था कि आप उसके केस को जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते और उसके बाद उसको हतमी नतीजे तक पहुंचा सकते थे। मेरा ख्याल ये कि हुआ ये कि उनके जो है जो बीबी के जो है वो जो असैसिनेशन थी उसको सबने सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। उससे ज्यादा कोई भी इस पे जो है संजीदा नहीं थी कि जो है उनके कातिलों तक पहुंचाया जाए, या जो है अगर कातिल पकड़े भी गए, मैं फर्ज कीजिए उनके पास जो है आपने अभी भी हम बात जो कर रहे थे कि 2 जो है मदरसा हक्कानिया के जो लोग थे वो लड़के हैं वो अभी तक इनके काबू में है। उसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी जो तहकीकात भी जो थी उसको क्यों नहीं पाया तकमील तक पहुंचाया गया। इस पे तो आपको सबसे ज्यादा जो है इस पे तवज्जो देनी चाहिए थी। अब जो है मेरे ख्याल उसके 8 साल हो गए, 9 साल हो गए आज, और 9 साल में आप कहीं तक नहीं पहुंचे। 300 हेयरिंग हो चुकी हैं, और उसके बाद कितने जजेस तब्दील हो चुके हैं, और उसके बाद फिर जो एक लिहाज से विटनेसेस हैं वो कभी ये होते हैं कभी दूसरे होते हैं। मेरे ख्याल इस पे किसी को दिलचस्पी है ही नहीं। अच्छा, और ये बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क के साथ। अच्छा, तलाल चौधरी साहब, मुझे याद है वो दिन जिस दिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी तो नवाज शरीफ साहब भी अस्पताल गए थे, और उन्होंने भी बड़े अफसोस का इजहार किया था, और वो उन्होंने भी कहा था कि हम भी कातिलों को गिरफ्तार करने में मदद करेंगे। अब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम है, पीपल्स पार्टी के साथ सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत अभी इस पोजीशन में है कि बेनजीर भुट्टो साहबा का जो मुकदमा कत्ल है उसको अंजाम तक पहुंचाए?
देखिए 5 साल के पिछले दौर में क्यों बेनजीर भुट्टो का जो मुकदमा था वो चलान भी मुकम्मल हो चुका, यानी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी, उनमें कौन मुल्जमान थे उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका, कौन गिरफ्तार हैं, कौन ड्रोन हमले में मारे जा चुके हैं, कौन से मुल्जमान जिनमें जनरल मुशर्रफ भी हैं उनका रोल क्या है, और उसके साथ साथ जो गवाह हैं इनके और दूसरी चीजें, वो भी सारी चीजें मुतय्यन कर दी गई थी। अब हमारा हुकूमत का रोल इसमें स्वाय प्रोसिक्यूशन की मदद करना या प्रोसिक्यूशन के साथ जाना, अदरवाइज ये फैसला अदालत ने करना है और अदालत ही इसका फैसला कर सकती है। वो यकीनन जिस तरह का ये मुकदमा है, ये तो पाकिस्तान के लिए मजाक का बायस बनता है कि आप अपने साबिक वजीर आजम जो कि दहशतगर्दी का निशाना बनी है और जिनको बहुत सारे जिनके मुल्जमान जो हैं वो पता भी हैं उनके लवाहिकीन को, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें ये सियासी इख्तलाफ छोड़ के हमें अपना जुडिशल सिस्टम, हमें अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इसे रिफॉर्म करने की जरूरत है। अगर बेनजीर भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी के लिए इंसाफ के लिए मुश्किलात क्या होंगी, लेकिन इस मुकदमे में हमारी हुकूमत का रोल जो है वो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये मुकदमा मैंने आपसे कहा कि चलान भी हो चुका, इन्वेस्टिगेट भी हो चुका, अदालत के सुपुर्द है, उसे जल्द फैसला होना तो चाहिए। फिर सवाल तो फिर उन्हीं से पूछना चाहिए ना कि जिनके दौर में बिल्कुल जो पीपल्स पार्टी प्रोसिक्यूटर तो सरकारी होते हैं ना। हाँ जी, वो अगर तो फर्ज कीजिए कि अच्छा, उस पर बात करते हैं। रहमान मलिक साहब से बात करते हैं जो पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर दाखिला थे और शहादत के वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ थे। रहमान मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं लंबा चौड़ा सवाल आपसे नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं जी कि उनकी वालदा को कत्ल किया गया, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो आप 5 साल तक वजीर दाखिला थे, सवाल मेरा आपसे यह है कि आप 5 साल में कुछ नहीं कर सके, इसकी क्या वजह, और इस वक्त बेनजीर भुट्टो साहबा का मुकदमा कत्ल कहां पे खड़ा है? हामिद मीर साहब वालेकुम सलाम। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज छेड़ा है और मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि मुझे एक क्लैरिफिकेशन का जो कि अवाम में एक मिसकंसेप्शन जो चल रहा है वो क्लियर होना चाहिए। जब मोहतरमा की असैसिनेशन हुई थी, आपको पता है हुकूमत किसी और की थी और जो सीन था उस वक्त वाकया को उसको तो धो दिया गया, सिक्योरिटी इनएडिक्वेट थी जो कि देनी चाहिए थी, उस वक्त की हुकूमत ने नहीं दी, और जो दी गई उसमें से भी बहुत सी पर्सनल्स को निकाल के ले जाया गया किसी और वाकया के होने पर। तो बात यह है कि जो चीज हमें मिली उस वक्त एक डेड एंड था और उसको आगे कैसे चलते एविडेंस नहीं थी, और मर्डर केसेस ऐसे जो होते हैं आपको पता है उसमें मुश्किल होता है चीज को आगे ले जाना। तो हमने जो इन्वेस्टिगेशन के जितने भी अवेलेबल टूल्स थे, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को लिया, और मैं ये वाजह करूं कि उस वक्त कुछ टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट की EMI नंबर जो हैं वो हमारे नोटिस में आए और मैंने ये डायरेक्शन दी उस वक्त टीम्स को कि इसको आप ऑब्जर्वेशन पे लगा दें ताकि हम ये निकाल सकें कि कोई किसी किस्म का क्लू मिल सके। टू आवर गुड लक एक टेलीफोन जो कि बंद था उस पे सिम पड़ा और वो चला और वहां से हमारी शुरुआत हुई। और बैतुल्ला मसूद से लेकर उसके जितने हैंडलर थे, एग्जीक्यूटर थे, यहां तक कि जो उनको गाड़ी में लेके आए, वो जैसे गाड़ी में कैसे बिठाया, रास्ते में कहां ठहरा बिलाल और उसके साथी, और जब वो आके फाइनली खोड़ा खटक में रूम नंबर 79 में ठहरते हैं और उनको जन्नत में जाने से पहले जो एक दर्स दिया जाता है, कपड़ों की तैयारी होती है और जिस अंदाज से उनको तैयार किया जाता है वो 79 के कमरे में किया गया। और वहां के खोड़ा खटक के जो नाज़िम थे, जो एक उनके उस्ताद जिसे कहते वो थे, जो उसमें मौजूद थे, जिनका हमें नाम मिल गया और इस इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला। हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब हमने पूरा प्रेशर किया और हम बहुत करीब थे तो वो नौशहरा के करीब मुर्दा पाया गया और उसे मार दिया गया। बहरहाल हमने जो अरेस्ट की उसमें से अभी भी 7 लोग अंडर अरेस्ट हैं, 5 लोग बेल पे हैं, और इसमें जनरल मुशर्रफ को हमने खाना नंबर 2 में रखा जो कि आपके सामने है। और ये जो एक इल्जाम आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, फॉर गॉड्स सेक ये हो ही नहीं सकता था कि हमारी अपनी लीडर शहीद हुई हों, हमारी हुकूमत, और हम कोई उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। हमने कोशिश नहीं, कोशिश से बढ़ के की
और वो 3 अफसर जो पाकिस्तान में अपनी प्रोफेशनलिज्म के लिए मशहूर है, ऑनेस्टी के लिए मशहूर है, जिसमें डीआईजी आजाद हैं आजकल और खोसा साहब थे जो डीजीएफआईए थे, और उन्होंने वो अपनी टीम अपनी मर्जी की चुनी और उसको इन्वेस्टिगेट किया। खोसा साहब को तो आपने बदला। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी लोग इन्वॉल्व थे वो सारे आइडेंटिफाई हुए, आइडेंटिफाई होने के बाद अरेस्ट भी हुए, और बदकिस्मती से जिन लोगों को हम पकड़ना चाहते थे और वो ट्राइबल एरिया में थे, हम पहुंच जाते थे, कोई ना कोई वाकया हो जाता था। जैसे अबादुर रहमान चट्टान जो मेन चीफ हैंडलर था इस केस को करने के लिए, मोहतरमा के शहादत में जिसने पूरा रोल अदा किया था, हमने ट्रेस कर लिया इसको। लेकिन जब इसको ऐन हम अरेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे, एक दिन पहले ओनली ड्रोन जो कि खैबर में पड़ा वो अबादुर रहमान पे पड़ा, तो लिहाजा बहुत से शक्कू शुबात थे। बहरहाल सारी चीजों को सामने रखते हुए हमने उस केस को जीआईटी ने इन्वेस्टिगेट भी किया, प्रोसिक्यूटर ने प्रॉपर चालान सबमिट किया, और उस चालान के तहत जनरल मुशर्रफ की भी अरेस्ट के लिए मूव हुए। जब जनरल मुशर्रफ आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जा चुकी थी और इन्वेस्टिगेटर ने उनको इन्वेस्टिगेट किया, उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड लेके आए, और उसके बाद उन्होंने इस केस में बेल ली। तो जितने अक्यूज थे वो आए। तो ये कहना कि कातिल गिरफ्तार नहीं हुए, ये गलत है। हां, ये कह सकते हैं कि गिरफ्तार होने के बाद जब प्रोसिक्यूशन उनको चालान की सूरत में कोर्ट में लेके गई, तो वो कोर्ट की ट्रायल में डिले आई। पहली डिले जो हमारे नोटिस में आई कि जब जनरल मुशर्रफ साहब तशरीफ लाए तो उसको 75% ऑफ द मैटर वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। लेकिन जब वापस आए तो कोर्ट ने फैसला किया कि हम दोबारा रीट्रायल करेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि एक एक्यूज अभी पेश हो गया। तो उसके बाद ये दोबारा ट्रायल शुरू हुई, लेकिन ट्रायल इस अंदाज से हुई जिस अंदाज से ये डिले कराती गई। और सबसे बड़ी डिले हुई कि जो चौधरी जुल्फकार जो उसका प्रोसिक्यूटर था, मेन प्रोसिक्यूटर था, केस को समझता था, और उसको धमकियां आती थी कि भाई हम तुम्हें मार देंगे, तुम केस से लैदा हो जाओ। अब क्वेश्चन राइजेस कि वो धमकियां कहां से आनी शुरू हुई हमारे जाने के बाद, ये तो हुकूमत ये बता सकती है, क्योंकि वो जो उनका मर्डर हुआ हमारे जाने के बाद हुआ। और देखना ये है कि आज तक उसके कातिल नहीं पकड़े गए। अगर वो कातिल पकड़े जाते और जिन्होंने जुल्फकार को शहीद किया, तो शायद बहुत सी चीजें वाजह हो जाती। बहरहाल परसू किया, और उसके जो प्रोसिक्यूटर है प्रेजेंट वो भी परसू कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो मेरी इंफॉर्मेशन है पिछले वीक की कि काफी विटनेसेस हो गई हैं, और ये बताया गया मुझे कल कि 2 जनवरी को डिसीजन का डे है। अब मैं ज्यादा इसमें इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट हामिद मीर साहब, हम इसको ट्रायल को फास्ट ना करा सके, और मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 100% राइट है ये कहने में, हक बजाने में कि अगर एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ नहीं मिला, उनकी वालदा की शहादत का, उनकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिला, एक आम आदमी को क्या इंसाफ? अच्छा रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से बाहर हैं और वो वापस नहीं आते, तो फिर तो ये केस आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो सेक्शन 342 है सीआरपीसी का, उसके मुताबिक तो जो भी नामजद मुल्जिम है उसका यहाँ पे होना जरूरी है, उसका जरूरी है बयान रिकॉर्ड करना। तो मुशर्रफ साहब तो है नहीं, तो केस किस तरह आगे बढ़ेगा? देखिए, ये तो खुद अभी रहमान मलिक साहब कह रहे थे कि इनके दौर में तो उनसे बयान भी नहीं लिया गया था। इसी दौर में जब वो वापस आए हैं तो उनका बयान भी हुआ, फिर उसके बाद उन्हें पेश भी होना पड़ा, वो जमानत भी करवाई। देखिए, कोर्ट के पास एक इख्तियार है कि वो उनके रेड वारंट भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोर्ट ये करता है तो हुकूमत बिल्कुल उस पर इंप्लीमेंट करेगी। और ये बहुत बड़ी बात कर दी है जी तराल चौधरी साहब ने कि अगर कोर्ट रेड वारंट जारी करती है तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत उस पर अमल दरामद करेगी। एक वक्फे का टाइम हो गया, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। एक चीज मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि आसिफ जरदारी साहब ने नवाब शाह के हल्का NA 213 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले भी वो यहां से MNA रह चुके हैं, और इस वक्त उनकी जो एक बहन है अजरा पेचू वो वहां से MNA है, जबकि बिलावल लड़ेंगे लाड़काना के हल्का NA 204 से इलेक्शन। और ये सीट जो है यहाँ पे
माजी में मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा तकरीबन 4 दफा इलेक्ट हो चुकी हैं। इस वक्त अयाज उमरो साहब MNA, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब बिलावल साहब यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इस जगह से फातिमा भुट्टो भी इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के आला सती जराए हैं, उनका यह कहना है कि फातिमा भुट्टो का फिलहाल लाड़काना से इलेक्शन लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। और पार्टी की चेयरपर्सन गनवा भुट्टो साहब हैं, और गनवा भुट्टो साहबा इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। जब वो पाकिस्तान वापस आएंगी तो फैसला होगा कि लाड़काना से इलेक्शन कौन लड़ेगा, लेकिन फातिमा भुट्टो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। अच्छा जाहिद हुसैन साहब, मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं कि वक्फे से पहले तलाल साहब ने कहा कि अगर अदालत ने मुशर्रफ का रेड वारंट जारी कर दिया, जो कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने सेक्शन 205 जो है CRPC का, उसके तहत एग्जाम्पशन हासिल की हुई है। 2 जनवरी को अदालत ने फैसला करना है कि ये एग्जाम्पशन उनको हासिल रहेगी या नहीं, और उसके बाद हो सकता है कि वो कोई फैसला करे। अगर रेड वारंट जारी होता है तो क्या ये हुकूमत रेड वारंट के जरिए मुशर्रफ को वापस ला सकती है? ये रहमान भोला को वापस लाए, उजैर बलोच को वापस लाए, क्या मुशर्रफ को वापस ला सकेंगे? देखिए, रेड वारंट गवर्नमेंट जारी करती है, अदालत नहीं करती है। अदालत से हुक्म करती है कि उसको पेश यहाँ किया जाए, इंटरपोल के जरिए होता है।